हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के हमने लास्ट सेशन में कर लिया था 10 से 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, और आज हम लोग करने जा रहे हैं 11 से 16 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्यारह से 16 अक्टूबर तक का करंट अफेयर। ठीक, 11 से 16 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है, तो उनकी टॉलेस्ट स्टैच्यू यानी कि सबसे ऊंची स्टैच्यू आउटसाइड इंडिया अभी इनॉग्रेट हुई है। तो ये जो मूर्ति है वो कहाँ बनाई गई है? ठीक है, तो हाल ही में किस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो ये जो सबसे ऊंची प्रतिमा है भीमराव अम्बेडकर की, इसको बनाया गया है मैरीलैंड में। मैरीलैंड जो कि कहाँ पे है? यूएसए। ठीक है, मैरीलैंड यूएसए में बनाई गई है और ये लगभग 27 फीट लंबी है। 27 फीट लंबी है। ठीक है, तो यूएसए में क्यों बनाई गई है ना? सवाल ये उठता है कि भाई यूएसए में भीमराव अम्बेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है क्यों बनाई गई है? ठीक है, तो अमूमन हम ये सोच लेते हैं, जो निचली सतह पर पढ़ने वाले लोग होते हैं और ये जानते हैं कि भाई ये जो भीमराव अम्बेडकर थे वो भारत में जो तथाकथित जो दलित जातियाँ थीं, दलित लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे बाबा साहब हैं वो सिर्फ इंडिया में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए। वो प्रतीक बन गए हैं दबे कुचले लोगों की आवाज़ का। ठीक है, तो जब अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको है ना ऊंच नीच का एक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। बट ये है कि वहाँ हमारे यहाँ पे जो चीज़ कास्ट बेस पे होती है, जाति के बेसिस पे होती है, यूएसए में वही चीज़ किस बेसिस पे होती है? रंग के भेद पर होती है। गोरा, काला, है ना, सांवला, है ना, ब्राउन, इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो जो ब्लैक पीपल हैं, है ना, जिन्हें हम लोग काले लोग भी बोलते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वहाँ पर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो यूएसए है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर जातिवाद भी पाया जाता है। ठीक है, अगर आप वहाँ जाएं यूएसए, कभी आपको जाने का मौका मिले, तो अगर आप लोगों के सरनेम को एनालाइज करें, है ना, तो वहाँ पे आपको गोल्ड स्मिथ नाम के आगे गोल्ड स्मिथ लगा मिलेगा। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सोनार। आ, नाम के आगे आपको शू मेकर लगा मिलेगा। ठीक है, मोची को बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो तरह तरह के जो नाम हैं, काम के आधार पर उनके सरनेम बने हुए हैं, और इन्हीं आधारों पर आपस में वहाँ डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, वो भारत में ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, जो भेदभाव के कारण पीड़ित लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी जो सबसे ऊंची मूर्ति है
जो कि 27 फीट लंबी है। कहाँ पे लगाई गई है? मैरीलैंड, यूएसए में लगाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने एक देश को विजिट किया और उस देश में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका एक बुत, ठीक है, उनकी एक प्रतिमा, उसका अनावरण किया। तो किस देश में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो कवि श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया? हाल ही में किस देश में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये देश है वियतनाम। हाल ही में वियतनाम का दौरा किया और वियतनाम में जो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, हर साल दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ एथलीट का जो है चुनाव होता है, ठीक है, और वोटों के आधार पर चुना जाता है और वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है इस चुनाव का आयोजन कराती है। ठीक है, तो हर साल कुछ खिलाड़ी हैं जो इस पुरस्कार के लिए, इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं और उन नॉमिनेटेड खिलाड़ियों की जो फ़ोटोज़ हैं वो डाल दिए जाते हैं एक वेबसाइट पे और एक ऑनलाइन पोल होता है। तो जिस पोल में जिस भी खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो खिलाड़ी बन जाता है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो भी हाल ही में इसके लिए नॉमिनेशन हुए और एक भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, है ना, इसकी प्रतिस्पर्धा के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है। तो क्या नाम है इनका एथलीट का? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में नामित किया गया है?
नामित किया गया है। तो क्या नाम है इस खिलाड़ी का? तो एक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जी को नॉमिनेट किया गया है इस बार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में। ठीक है, वोटिंग होगी, चुने जाएंगे, है ना। तो देखते हैं जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। ठीक है, पिछली बार PR श्रीजेश को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो वो बन गए थे। ठीक है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है। ठीक है, वोट डालने वालों की कमी नहीं। इलेक्शन में तो दुनिया का कोई भी इलेक्शन हो जाए, हमें ही जीतना है। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन होने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है ही है हमें। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप एक बार। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपने सुना होगा सबने। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन काम है वो क्या है? बैंकों को नियमित करना और नियंत्रित करना। नियमित करने का मतलब क्या है कि ये इंश्योर करना कि वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करें। नियंत्रित करना मतलब बैंकों को किसी गलत गतिविधि में होने से रोकना, नियंत्रित करना। ठीक है, ये काम है। ठीक है, अगर कोई बैंक, ठीक है, RBI द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, RBI द्वारा बताए गए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है, तो RBI तरह तरह के उन पर एक्शंस ले सकता है। ठीक है, मान लो कि कोई बैंक है जिसने RBI की किसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो RBI सबसे पहले देखेगा कि क्या ये पहली बार हुआ है। ठीक है, अगर ये पहली बार हुआ होता है तो क्या होता है कि जो RBI है वो पेनल्टी इम्पोज कर देता है। ठीक है, और अगर कोई बैंक, ठीक है, बार बार RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो RBI क्या कर सकता है, उसका जो लाइसेंस है वो उठाकर कैंसिल कर सकता है। तो अभी हाल ही में RBI ने 2 बैंकों के ऊपर क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है, पेनल्टी लगाई है ना। जो नियम है, जो RBI द्वारा बनाए गए नियम हैं उनको फॉलो ना करने के लिए। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन 2 बैंकों पर किन दो बैंकों पर किन 2 बैंकों पर नियम ना मानने पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये जो 2 बैंक हैं, ठीक है, ये 2 बैंक जो हैं वो या तो क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आरबीएल बैंक, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, इन दो बैंकों पर क्या लगाया गया है? जुर्माना लगाया गया आरबीआई के द्वारा नियमों को ना फॉलो करने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड, जिसको कहते हैं अपार, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो एक छात्र एक पहचान, एक छात्र एक पहचान, ठीक है। चलिए, क्या है ये एक छात्र एक पहचान? अपार, जिसे अपार आईडी भी कहते हैं, ठीक है। पूरा लिख देते हैं, अपार आईडी लिख देते हैं। अपार आईडी क्या है? ये अपार आईडी, ठीक है। तो आपने आधार, सबके पास होता है आधार, ठीक है, सभी जानते हैं आधार क्या होता है। आधार क्या करता है, ठीक है। आधार जो विभिन्न विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न विभिन्न राज्यों में बटे हुए लोग हैं, उनको यूनिफाई करता है, ठीक है। उन्हें एक नेशनल आईडी देता है, यानी कि अब जो राष्ट्र के नागरिक हैं उन्हें सही मायने में क्या करता है? एक राष्ट्र की पहचान देने का काम करता है आधार कार्ड, ठीक है। ऐसे ही वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड होगा, इसको अपार कार्ड बोला जाएगा, अपार आईडी कार्ड बोला जाएगा। इसमें क्या है कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। उन राज्यों में के अपने बहुत सारे स्कूल के एजुकेशन बोर्ड हैं, ठीक है। जैसे यूपी में चले जाओ तो यूपी बोर्ड, पंजाब में चले जाओ तो पंजाब बोर्ड, बिहार में चले जाओ तो बिहार बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा कुछ नेशनल बोर्ड जैसे सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्ड भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सिलेबस एक जैसा नहीं होता, प्लस विभिन्न विभिन्न राज्यों में जाने पर जो स्टूडेंट होते हैं उनको बेनिफिट एक जैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में रहता है कि भाई मान लो आर्मी पर्सन है ना, कोई तो उसका ट्रांसफ़र कभी यूपी में हो रहा है तो कहीं पंजाब में हो रहा है, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई को कैसे कराए, ठीक। तो उसी का समाधान करने की कोशिश करता है वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड, ठीक है। अपार आईडी, जिसके पास आधार आईडी होगी वो अपने स्कूल को बड़े आसानी से स्विच कर सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सारे स्टूडेंट हैं वो एक जो यूनिट है उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनका जो आवागमन है वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्टेट का स्टूडेंट अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको जो सरकारी सुविधाएं हैं उससे वंचित रखा जाता है, क्योंकि वो वहाँ का स्थायी निवासी नहीं होता है। तो स्टूडेंट आईडी कार्ड जो हमारा अपार कार्ड है वो इस समस्या को दूर करेगा, ठीक है। ये छात्र को मिलने वाली सुविधाओं को भी ट्रांसफरेबल बना देगा, ठीक है। इन फ्यूचर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जाता है, ट्रांसफ़र होके जाता है ना, तो अपार आईडी कार्ड उसको जो सरकारी सुविधाएं हैं जो उससे प्रीवियस स्कूल में, पुराने स्कूल में मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा आधार कार्ड, अपार कार्ड, सॉरी। क्या है ये? यह एक छात्र पहचान पत्र है जिसे आधार की तर्ज पर तैयार किया गया है। आधार की तर्ज पर तैयार किया गया है, ठीक है। जिस प्रकार
आधार कार्ड, सभी सभी लोगों सभी लोगों को नहीं, नागरिकों को, सभी नागरिकों सभी नागरिकों को एक समान पहचान प्रदान करता है। उसी प्रकार अपार कार्ड सभी छात्रों को एक पहचान प्रदान करने का कार्य करेगा, जिससे छात्रों को लाभ होगा। इसे भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है आई फिनांस। ये आई फिनांस क्या है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आजकल जो बैंक हैं, है ना, वो देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चाहे गांव हो, चाहे कस्बे हों या शहर हों, हर जगह अमूमन बैंक की जो शाखाएं हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि चुनिंदा बैंकों की पाई जाती हैं। जो प्राइवेट बैंक हैं या सरकारी बैंक है, सबका जो नेटवर्क है अब देश के गांव और शहरों तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है कि जो कस्टमर है, ग्राहक है, जो हमारे देश के लोग हैं, ठीक है, वो एक से ज़्यादा अकाउंट रखना प्रीफर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग प्लानिंग के तहत कि भाई एक अकाउंट खुला लेते हैं जिसमें सैलरी का पैसा आएगा, एक अकाउंट खुला लेते हैं जिसमें सेविंग रखी जाएगी, है ना, एक अकाउंट खुला लेते हैं जिसमें बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा रखा जाएगा। तो इस तरह से कई सारे अकाउंट जो है ऑपरेट किए जाते हैं।
अब जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि भाई इन अकाउंट को मैनेज करने के लिए, अलग अलग मैनेज करने के लिए, है ना, अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है आजकल के फ़ोन्स में। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, स्पेस भी गिरता है, डाटा कंजम्पशन भी होता है। ठीक है, और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए। तो इसी समस्या का जो समाधान है वो आई फिनांस ने पेश किया है अपने कस्टमर्स के लिए। आई फिनांस एक, आप कह सकते हो, एक इंटरफेस टाइप का है जिसको डेवलप किया गया है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, इंटरफेस लाइक यूपीआई है ना, एक फीचर टाइप का है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई का जब बैंक का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको आई फाइनेंस का एक फीचर मिलेगा। इस फीचर के अंदर, ठीक है, आईसीआईसीआई आपको ये परमिशन देता है कि आप जो दूसरे बैंक हैं, है ना, उनके अकाउंट हैं, है ना, जो आपके, वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप एक ही ऐप के थ्रू अपने सारे अकाउंट को ऑपरेट कर रहे होगे। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार बार बदल बदल के जो ऐप्स हैं उन पर स्विच नहीं करना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा क्या होगा, आपका डेटा बचेगा। चौथा फ़ायदा क्या होगा, आपका स्पेस कम गिरेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो बहुत सारी सुविधाएं हैं वो आपको प्रदान करता है आई फिनांस। ठीक है, तो आई फिनांस क्या है, एक आईसीआईसीआई के द्वारा डेवलप किया गया फीचर है जिसके तहत आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधाएं देता है कि वह लोग जो अपने अन्य बैंकों में, है ना, खुलवाए हुए बैंक खाते हैं वो एक सिंगल ऐप के अंदर ऑपरेट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विकसित किया गया फीचर है जिसके तहत आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर, बैंक के कस्टमर यानी कि ग्राहक, ठीक है, अपने दूसरे बैंक के खातों को खातों को संचालित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई फिनांस है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, इसको मिला है इसका नया चेयरमैन। ठीक है, तो किस पर्सन को साउथ इंडियन बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को साउथ इंडियन बैंक का नया नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर वी जे
कुरियन, मिस्टर बीजे कुरियन। ठीक है, तो बीजे कुरियन साहब को साउथ इंडियन बैंक का क्या करा गया है, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मणिपुर। ठीक है, हमारे भारत के उत्तर पूर्व में, ठीक है, एक राज्य है। ठीक है, तो मणिपुर हाई कोर्ट में अभी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो किस पर्सन को मणिपुर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस जज को मणिपुर मणिपुर उच्च न्यायालय का नया चेयरमैन नियुक्त किया नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल। सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का नया चेयरमैन, सॉरी, नया जो जज है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारत ने एक कार्टून जो मूवी है उसको लॉन्च किया है। क्या नाम है इस नई जो मूवी है, एनिमेटेड सीरीज है इसका। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किस एनिमेटेड सीरीज की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका नाम है क्रिस क्रिस ट्रेस और बाल्टी बॉय। ठीक है, क्रिस ट्रेस और बाल्टी बॉय नाम की जो सीरीज है उसकी शुरुआत की है अभी भारतीय गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और इसके लिए 10 से 16 अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है इसको कवर करने के लिए अभी इतनी ही देर का एक सेशन और लगना बाकी है। ठीक है, तो जो बाकी का करंट अफेयर्स है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और बड़ों का सम्मान करेंगे। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।